हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अब हम इस लेक्चर में 4 नई डेफिनेशंस पढ़ेंगे। उससे पहले वॉन डेर वाल इक्वेशन में एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, हल्का सा बता रही हूँ मैं उसे। वो है p प्लस ए एन स्क्वेयर बाय वी स्क्वेयर v माइनस एन बी गिव्स एन आर टी। पूछा जाता है वट इज द यूनिट ऑफ ए एंड बी। ए और बी की यूनिट पूछ लेंगे, डायमेंशनल फार्मूला पूछ लेंगे। तो मैं यूनिट निकाल दूँ, डायमेंशनल फार्मूला होप सो आपने फिजिक्स के लेसन 2 11th क्लास में करा होगा। तो सिंपल सी बात है, आप मुझे एक बात बताइए, क्या मैं 2 किलोमीटर में 2 kg ऐड कर सकती हूँ? नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब हम दो ऐसी टर्म्स को ही ऐड कर सकते हैं जिनकी यूनिट सेम है। मतलब मैं 2 किलोमीटर में 2 किलोमीटर ऐड कर सकती हूँ, 2 kg में 2 kg ऐड कर सकती हूँ, बट मैं 2 किलोमीटर में 2 kg ऐड नहीं कर सकती। इट मीन्स जो प्लस साइन की इधर वाली एंटिटी होती है और इधर वाली एंटिटी होती है, उन दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम। तभी वो आपस में क्या हो सकते हैं? ऐड। ये कंसेप्ट मैं यहाँ लगाऊंगी। जिसको ये इजीली निकालना आता है वो फॉरवर्ड करके आगे का लेक्चर देखें। मतलब पॉजिटिव की इधर वाली एंटिटी और पॉजिटिव की इधर वाली एंटिटी का यूनिट क्या होगी? सेम। मतलब यूनिट ऑफ P, P क्या है? प्रेशर, विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ ए एन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। एक बार मैं यूनिट ऑफ लिखने की बजाय ना सीधा ऐसे लिख रही हूँ, P इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेशर इसके बराबर है, ये बस मैं ज्यादा लंबा ना लिखूं, इसीलिए मैंने सीधा लिख दिया कि यूनिट ऑफ P इज इक्वल टू यूनिट ऑफ ए एन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है। अब मुझे ए की यूनिट बतानी है तो मैं वी स्क्वायर को इधर ले जाऊंगी, P इंटू वी स्क्वायर, एन स्क्वायर को इधर ले आऊंगी, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? ए। क्या आ जाएगा ये मेरे पास? ए। तो ए की यूनिट क्या होगी? पास्कल इंटू मीटर क्यूब का होल स्क्वायर अपॉन मोल का स्क्वायर। ऐसा यूनिट ये हो जाएगी, तो ये ए की यूनिट होगी। सिमिलरली अगर मुझे 2 kg में से मैं 1 kg सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, क्या मैं 1 मीटर सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ? नहीं। तो जो माइनस की इधर वाली एंटिटी होती है और माइनस की इधर वाली एंटिटी होती है, उनकी भी यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम। दैट मीन्स इस माइनस के इधर वाली एंटिटी और इधर वाली एंटिटी की यूनिट क्या होगी? आपस में बराबर। तो b क्या हो गया? b बाय एन। दैट मीन्स b क्या है यहाँ पे? मीटर क्यूब अपॉन मोल। ये क्या हो गया? यूनिट ऑफ b हो गया। तो ऐसे निकाल लेंगे। तो मैं कहाँ थी? मैं थी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में। एक मिनट में देख लूं वीडियो बन रही है नहीं। यस, हमें 4 चीजों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एक है कोलिजन डायामीटर। पहले इनको देख लीजिए कि कौन कौन से 4 की पता होनी चाहिए, जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, या कई बार डी भी लिख देते हैं इसके लिए। सेकेंड है कोलिजन नंबर, जिसको आप डिनोट करते हो NC से, कैपिटल N सबस्क्रिप्ट में C। एक है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसको आप डिनोट करते हो Z से। Z एक और चीज का सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर का भी सिंबल Z ही होता है। और एक है मीन फ्री पाथ। मैंने बताया था ना मीन फ्री पाथ आगे हम पढ़ेंगे। इसकी वैल्यू भी 1/√2 पाई n सिग्मा स्क्वायर लिखवाई थी, n इज p/kBt लिखवाया था, वो सब अभी आएगा। तो इन 4 की डेफिनेशंस हमें पढ़नी है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं कोलिजन डायामीटर की।
बहुत इजी है कोलिजन डायामीटर, रिप्रेजेंटेशन मैंने बता ही दिया, सिग्मा से करनी है। देखिए द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच between the centers of two molecules taking part in collision। मैं दोबारा से पढ़ देती हूँ जिनको राइटिंग नहीं क्लियर हो पा रही। द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन कोलिजन। मैं आर ना ऐसे बनाती हूँ, तो ये जहां भी बना है इट मीन्स आर है। देखिए दो मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने बताया था हम गैस मॉलिक्यूल्स को रिजिड मानते हैं। जब हमने वॉन डेर वाल इक्वेशन डिराइव की थी तो मैंने ये माना था कि गैस मॉलिक्यूल्स रिजिड है, तभी बी की वैल्यू 4 भी आ रही थी एंड बी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। देखिए मान लीजिए इसका डिस्टेंस, इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, तो कोलिजन डायामीटर सिग्मा विल बी इक्वल टू r1 प्लस r2। राइट, क्लियर है इतनी बात। अब हम आते हैं कोलिजन, मतलब जब क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होगा किसी भी, ये क्या क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है? नहीं, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच तब माना जाता है जब ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तब इनके जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम कोलिजन डायमीटर कह देते हैं सिंपली। अब हम आते हैं कोलिजन नंबर में। that is denoted by NC। The number of collisions which a single molecule make with other molecules in 1 second। इसका एक्सप्रेशन होता है, या आपको याद रखना है, √2πn सिग्मा स्क्वायर इंटू वी एवरेज। अब मैं बताती हूँ कि एक मॉलिक्यूल है वो 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स करता है दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, उसको हम कहते हैं कोलिजन नंबर। बट ये हम जनरली यूज नहीं करते, क्यों? क्योंकि इसमें एक लिमिटेशन है। जब हम कोलिजन नंबर निकालते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो मॉलिक्यूल अंडर कंसीडरेशन है सिर्फ वही मूव कर रहा है और बाकी सारे मॉलिक्यूल्स अपनी लोकेशन पे स्टेशनरी खड़े हैं, और हम चेक कर रहे हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन्स व्हिच दिस मॉलिक्यूल विल मेक विद अदर मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकंड। तो इसकी जगह हम एक बेटर टर्म इंप्लाई करते हैं और वो होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। देखिए इसका फॉर्मूला सीधा आप याद रखिए तो ही जमेगा आपको। थर्ड टर्म है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और हाँ, 1 मिनट, जो √2π सिग्मा
यहाँ पे n क्या है? n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये याद रखना है, n सीधा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ पे कोलिजन नंबर का था ना ये फॉर्मूला। पाया आपको पता ही है, सिग्मा कोलिजन डायमीटर है, वी एवरेज हमें पता ही है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ कोलिजन्स which take place in 1 second among the molecules present in 1 centimeter cube of space। तो उसमें कोलिजन नंबर में क्या था, हम एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को अंडर कंसीडरेशन देख रहे थे और बाकी सबको उनकी जगह पे स्टेशनरी मान के देख रहे थे कि ये 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स करता है। बट यहाँ पे अलग है, वहां पे हमने स्पेस भी नहीं डिफाइन किया था। वहां पे हमने कहा था 1 सेकेंड में एक मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स कर सकता है। हमने ये नहीं कहा था विद इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब भी डिफाइन किया और यहाँ पे हमने अमंग द मॉलिक्यूल्स देखा है कि हम कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को अंडर कंसीडरेशन नहीं देख रहे। हमने सिंपली ये देखा कि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है और इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने होंगे अमंग द मॉलिक्यूल्स। सिंपली यहाँ मैंने कोई ये फिक्स नहीं करा कि ये पार्टिकल कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स करेगा 1 सेकेंड में, ऐसा कुछ नहीं फिक्स किया। कितने कोलिजन्स होंगे आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में 1 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब के स्पेस में। अच्छा, इसका वो भी पता होना चाहिए ना, इसका सिंबल Z था और यहाँ पे Z लिखिए 1/√2 पाई n स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर इंटू V एवरेज। NY है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसमें 2 चीजें आती हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी में 2 चीजें पता होनी चाहिए। क्या? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे? मान लीजिए मैंने टेम्परेचर बढ़ाया है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो वी एवरेज क्या होता है √8RT/πm। तो वी एवरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाया, वी एवरेज बढ़ा, वी एवरेज बढ़ा तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ी। तो टेम्परेचर के बढ़ने पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, और टेम्परेचर की घटने पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी घटते। तो इसको लिख लेंगे, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर एवरेज वेलोसिटी विल इंक्रीज एंड इफ एवरेज वेलोसिटी विल इंक्रीज कोलिजन फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज बिकॉज ऑल ऑफ 3 हैव डायरेक्ट रिलेशन विद ईच अदर। अब हम प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर, ये बहुत बड़ा है वेसल है और इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब की ये जगह है। अभी इसमें 3 मॉलिक्यूल्स थे और बाकी मॉलिक्यूल्स यहाँ पड़े थे। मैंने क्या किया, इस कंटेनर पे प्रेशर अप्लाई करना शुरू किया। तो एज अ रिजल्ट क्या मिला मुझे कि इस 1 सेंटीमीटर क्यूब वाली जगह में पहले 3 थे तो अब 5 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ा तो ये वाले मॉलिक्यूल्स भी इस तरफ शिफ्ट हुए। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में मतलब प्रेशर बढ़ने पे मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी एक तरीके से। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब विल इंक्रीज एंड इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब विल इंक्रीज देन Z विल ऑल्सो इंक्रीज। तो टेम्परेचर के बढ़ाने पे भी Z बढ़ रहा है और प्रेशर के बढ़ाने पे भी Z बढ़ रहा है। तो ये था कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब हम आते हैं मीन फ्री पाथ पे। मीन फ्री पाथ को आप ऐसे समझिए,
पाथ सिंपली मीन ऑफ या एवरेज ऑफ फ्री पाथ्स। और मैंने पहले भी फ्री पाथ डिस्कस कर रखा है। मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा मॉलिक्यूल है। मान लीजिए ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करने जा रहा है ऐसे, तो ये इसका फ्री पाथ नंबर 1 हुआ। सेम मॉलिक्यूल, अब ये क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएगा। अब यही मॉलिक्यूल इसके पास भी चला गया, ये वाला मॉलिक्यूल जो यहाँ था अब इसके पास गया, तो इसका फ्री पाथ नंबर 2 हो गया। मान लीजिए ये यहाँ से हटके अब यहाँ आ गया, तो अब ये इसके पास गए, तो ये फ्री पाथ नंबर 3 हो गया। तो अगर मैं इन सबका एवरेज लूं, फ्री पाथ नंबर 1 प्लस फ्री पाथ नंबर 2 प्लस फ्री पाथ नंबर 3 बटे में 3, तो ये क्या आ जाएगा, मीन फ्री पाथ आ जाएगा। तो बेसिकली मैं क्या कह रही हूं, मैंने क्या लिया, इसको मैं एक और रूप में देख सकती हूँ। कैसे देख सकती हूँ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यहां से यहां गया, फिर यहां से आ गया, यहां से आ गया, तो इन तीनों को ऐड कर दूंगी तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड। और 3 क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन्स, एक से कोलाइड किया, दूसरे से कोलाइड किया, तीसरे से कोलाइड किया। तो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या बना, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स will be equal to mean free path। राइट, तो इसको 1 मिनट इरेज करते हैं, हम मीन फ्री पाथ लिखते हैं। एक तरीके से इसको भी समझिए कि मान लीजिए पार्टिकल है 1 2 3, यहाँ से आ गया 2 मीटर में, यहाँ से आ गया 3 मीटर में, यहाँ से आ गया 4 मीटर में। तो ऑन एन एवरेज इसका मीन पाथ, मीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन एनी 2 सक्सेसिव कोलिजन्स, मतलब कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ 2 लग रहे हैं, यहाँ से यहाँ 3 मीटर चला, यहाँ से यहाँ 4 मीटर चला। तो अगर मैं बताऊं, पूछूं ऑन एन एवरेज किन्हीं भी मॉलिक्यूल से टकराने के लिए उसे कितना चढ़ना पड़ा, तो मैं क्या कहूंगी, मीन निकालो इन सबका, तो आंसर आ जाएगा 3। तो ऑन एन एवरेज ना मैं 2 मान रही ना मैं 4 मान रही, मैं क्या कह रही हूँ, मान लो कि लगभग 3 के आसपास ही चला वो हर डिस्टेंस। यही तो होता है एवरेज का मतलब। एवरेज एग्जैक्ट वैल्यू के नहीं, वो होता है कि मान लो कि बीच वाली वैल्यू चली होगी। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि वो हम कहते हैं ना कि उसने पहला 1 मीटर 1 सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड से कवर किया, फिर उसने अगले 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले में होगी उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ वो ऑन एन एवरेज पूरी जर्नी में कितनी वेलोसिटी से चला, तो हम क्या बोलेंगे 3 मीटर पर सेकेंड से चला वो ऑन एन एवरेज। पर क्या एवरेज एग्जैक्ट वैल्यू है, नहीं, पहले 1 सेकेंड तो वो 2 मीटर से चला, बट क्या कह रहे हैं ऑन एन एवरेज वो हर सेकेंड कितने मीटर से चल रहा है, 3 मीटर। मतलब ऑन एन एवरेज वो हर सेकेंड 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। बट क्या ये ट्रू है, नहीं, वो पहले सेकेंड तो 2 मीटर कर रहा है, बट हमने कहा ऑन एन एवरेज वो हर सेकेंड में 3 मीटर कवर कर रहा है।
वही है कि ऑन एन एवरेज वो हर कोलिजन करने के लिए 3 मीटर चल रहा है, वही है मीन फ्री पाथ। अगर आप फील ले चुके हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। मीन फ्री पाथ जो है, क्योंकि मैं यहाँ पे मीन बता रही हूं तो मैंने इसका फॉर्मूला अभी 2 मिनट पहले निकाला था, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स। मान लीजिए मैं इसको डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं 1 सेकेंड 1 सेकेंड से, तो कोई चेंज होगा क्या? नहीं। दैट मीन्स डिस्टेंस अगर यहाँ टोटल लिख लो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन पर सेकेंड अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? डिस्टेंस कवर्ड अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन को अगर मैं 1 सेकेंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर सेकेंड अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड। बात तो वही हुई, बस मैंने इसको यहाँ डिवीजन में ले आई और इसको यहाँ डिवीजन में ले आई, राइट। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर सेकेंड, मतलब मैं कह रही हूँ एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर सेकेंड क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी v एवरेज अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड। अभी हमने 2 मिनट पहले क्या किया? कोलिजन नंबर, कोलिजन नंबर की डेफिनेशन पढ़ी है, नंबर ऑफ कोलिजन्स made by one molecule in 1 second is equal to collision number। v average collision number की वैल्यू क्या थी? √2 पाई n सिग्मा स्क्वायर इंटू v average। v average से v average कटा तो मीन फ्री पाथ की वैल्यू क्या आई? 1/√2 पाई n सिग्मा स्क्वायर। याद करिए जब मैं मीन फ्री पाथ पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजे में बता रही थी तो मैंने ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिख दिया था। तो अब आपको आई होप सो क्लियर हो गया होगा कि मीन फ्री पाथ इसके बराबर क्यों होता है। वहां पे मैंने एक और चीज बताई थी, वो भी बता देती हूँ। वहां पे मैंने बताया था n इज इक्वल टू kb अपॉन p, सॉरी p बाय kb2। और आपको एक चीज याद रखनी है, देखिए ये तो मैं डिराइव कर दूंगी, बट एक चीज जो याद रखनी है जो डिराइव मैं नहीं करूंगी वो है kb इज इक्वल टू r अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये तो आपको याद ही रखना है, ये आपको याद रखना है, ये मैं अभी 2 मिनट में डिराइव करा रही हूँ, ये आप याद रखिए दिमाग में। अच्छा, हमने चीज पढ़ी थी pv इज इक्वल टू nRT। मैं वॉल्यूम को इधर ले जाऊं, आरटी को इधर ले जाऊं, तो P अपॉन आरटी क्या था? N अपॉन वॉल्यूम, मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं Na और इधर भी मल्टीप्लाई कर दूं Na से, तो ये क्या बनेगा? P इंटू Na अपॉन आरटी इज इक्वल टू N इंटू Na अपॉन B वॉल्यूम। अच्छा, मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स को अगर क्या होते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये फॉर्मूला तो आपने केमिस्ट्री क्लास 11 लेसन 1 में पढ़ा है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में मोल्स जहां पढ़ाए थे कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर ले आऊं Na को, तो क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स। तो ये क्या हो रखा है? n इंटू Na, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? स्मॉल n था, मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे स्मॉल n क्या था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 यूनिट वॉल्यूम। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम क्या हो गया? यहाँ पे ये वाला n हो गया। आप इसको n डैश लिख लीजिए। यहाँ पे आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स क्या है? n डैश, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? स्मॉल n। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है? मैंने इसको थोड़े और अच्छे से समझाती हूँ। मैं ऊपर वाला भी रेज कर रही हूँ ताकि आपको और क्लियर हो।
ये जल्दीबाजी में मैं पढ़ा रही हूँ, कहीं समझ ना आए आपको। एक चीज हमें क्या याद रखनी है, KB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी मतलब होता है R/NA। NA इज एवोगैड्रो नंबर। मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मैंने यूज किया नंबर ऑफ मोल्स, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रही हूं, N डैश से, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, N से, अपॉन NA। ये बात क्लियर है? ये तो आपने पढ़ ही रखा है। अब मैं बता रही हूँ आपको, मैंने क्या किया, PV इज इक्वल टू NRT, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, N अपॉन V इज इक्वल टू P अपॉन RT। अब मैंने दोनों तरफ क्या किया, NA से एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो N इंटू NA अपॉन V इज इक्वल टू PNA अपॉन RT। क्या इतना क्लियर है? अब मुझे बताइए N, यहाँ पे N डैश लिख रही हूं मैं। N डैश क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। और अगर मैं इस Na को इधर ले आऊं तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। तो N डैश इंटू Na विल बी इक्वल टू स्मॉल n, N डैश इंटू Na विल बी इक्वल टू स्मॉल n। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, न्यूमिनेटर में स्मॉल n अपॉन V इज इक्वल टू PNA अपॉन RT, और N अपॉन V नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, इसको आप N1 डालो यार, N1 बाई V इज इक्वल टू PNA अपॉन RT। और हम ये जो फॉर्मूला लिख रहे हैं 1/√2 ND², यहाँ पे मैंने N आपको पहले ही बताया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ, और ये क्या टर्म आई है, नंबर ऑफ N1 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम। क्या N1 अपॉन V क्या है, N है, ये वाला N N1 अपॉन V है, इज इक्वल टू PNA अपॉन RT। क्या मैं ये PNA अपॉन RT, जैसे PNA अपॉन RT, इसको ऐसे लिख सकती हूँ, P अपॉन R अपॉन NA इंटू T, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में होता है वो कहाँ चला जाता है, न्यूमिनेटर में। ये बात तो बचपन की बात है। और R अपॉन NA क्या बताया मैंने, KB। KB क्या है, R अपॉन NA, तो मतलब P बाय KB इंटू T। इसको क्या लिख दिया, P अपॉन KB। तो मैंने बताया था कि N की वैल्यू P अपॉन KBT होती है। N क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। दोबारा से सुनिए, N डैश क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, N1 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। दोबारा से, N डैश क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, N1 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और सिंपल N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक सेकंड, चलिए जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। सिग्मा क्या था, कोलिजन डायमीटर, जिसकी वैल्यू क्या होती है, R1 प्लस R2। NC क्या था, कोलिजन नंबर, जिसका फॉर्मूला था √2 पाई n सिग्मा स्क्वायर इंटू V एवरेज। यहाँ पे V वेलोसिटी मीन फ्री MPS है नहीं, RMS है नहीं, V एवरेज वाली है। Z क्या था, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, हुज वैल्यू वाज 1/√2 पाई n स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर इंटू V एवरेज। एंड मीन फ्री पाथ क्या था, 1/√2 पाई n सिग्मा स्क्वायर। और ये इन सब में n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, या पर यूनिट वॉल्यूम भी लिख सकते हैं।
और n की वैल्यू क्या होती है P अपॉन KBT, और KB क्या होता है R अपॉन NA। तो ये सब हमने इस लेक्चर में पढ़ा, ये गिस्ट ऑफ द लेक्चर हो गया, समरी ऑफ द लेक्चर हो गया आज का, ये सब हमने पढ़ा है। आई होप सो ये वाला लेक्चर बिल्कुल क्लियर होगा। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द लेक्चर। अगले लेक्चर में हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उससे अगले लेक्चर में हम गैसियस लॉज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका एक बात तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम एक्स्ट्रा हाईलाइटेड पॉइंट्स वगैरह पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर एंड पढ़ते रहिए तब तक।